हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट देश विदेश भारत की अहम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ। 4 मई 2024 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:42 तक है। तपती गर्मी से धधक रहे कई शहर। बिहार बंगाल समेत 8 से अधिक राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। जानिए आईएमडी की ताजा अपडेट क्या है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सूरज आग उगल रहा है। तपती गर्मी से लोग बेहाल हैं। वहीं मौसम के गंगे पश्चिमी बंगाल, बिहार, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में उष्ण लहर की स्थिति है। 4 मई 2024 को रहने की संभावना है। आईएमडी ने मौसम के अनुसार बताया है कि पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। भारत के कई राज्यों में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट हर रोज जारी किया जा रहा है। लोगों को बिना वजह घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 1 मई को पूर्वी भारत में और 5 दिनों तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश के आसार हैं। सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट। जानिए 10 ग्राम गोल्ड का भाव क्या रहा। सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 66,410 रुपए, जो कल 66,400 रुपए थी। इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा बढ़ाव हुआ है। सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव हर दिन आता रहता है। इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा बढ़ाव हुआ है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत आज 72,430 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल 72,420 रुपये थी। यानी कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत और बढ़ सकती है। यहाँ दी गई कुछ सोने चांदी के भाव उतार चढ़ाव होता रहता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद की बेटी और पाटलिपुत्र से उम्मीदवार मीसा भारती ने कोविड-19 की वैक्सीन प्रमाण पत्रों से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने का सवाल उठाया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि यह परिवर्तन वैक्सीन के परिणामों के बारे में संदेह के कारण हो सकता है, जिससे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का दाग लगने का डर है। प्रतिष्ठा पर दाग लगने का डर है। भारत ने वैक्सीन की गहन जांच की मांग की है, जिसका समर्थन महागठबंधन के नेता कर रहे हैं और वे जनता को जानकारी दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार में चुनावी समय के बाहर भाजपा की अनदेखी पर भी आलोचना की है और पूछा है कि वादे किए गए विकास कब होंगे। इस विवाद के पीछे एस्ट्राजेनेका की स्वीकृति है कि वैक्सीन कोविशील्ड और वैक्सीजेवेरिया दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम का कारण बन सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन की सुरक्षा पर जोर दिया है, जिसका समर्थन क्लिनिकल परीक्षणों और वैश्विक नियामक निकायों द्वारा किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। कुलदीप कुमार और प्रवीण कुमार ने इसकी शुरुआत की है। लोगों ने केजरीवाल के समर्थन में संदेश लिखे। कुलदीप ने केजरीवाल के कामों की प्रशंसा की और भाजपा पर उन्हें झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। प्रवीण कुमार ने कहा कि जनता भाजपा के खिलाफ है और केजरीवाल को जेल से बाहर निकालना चाहती है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की एक
महिला कर्मचारी के साथ कथित यौन उत्पीड़न आरोपों पर सार्वजनिक रूप से निंदा की है। यह आलोचना तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच संदेश खाली में जमीन हथियाने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दावों को लेकर चल रहे गर्मागर्म विवाद के बीच आई है। बनर्जी ने कहा कि बोस ने राज्य में महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करने की नैतिक अधिकारिता खो दी है। आरोप तब सामने आए जब टीएमसी नेताओं ने राज्यपाल द्वारा महिला के साथ कथित छेड़छाड़ के दावे की रिपोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में नाम के समान उम्मीदवारों के मामले में निपटने के लिए एक तंत्र बनाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को सबू स्टीफन ने पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे उम्मीदवार मतदाताओं को भ्रमित कर सकते हैं और प्रमुख राजनीतिज्ञों की संकीर्ण हार का कारण बन सकते हैं। लेकिन न्यायमूर्ति BR गवई की अगुवाई वाली अदालत ने सवाल उठाया कि कैसे राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव जैसे नाम वाले व्यक्तियों को उनके अधिकारों का उल्लंघन किए बिना चुनाव से रोका जा सकता है। अदालत की अनिच्छा के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली। व्हाट्सएप ने भारत में 2024 की पहली तिमाही 2,23,000 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना है। यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और उपयोगकर्ता सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का समाधान है। प्रतिबंध उपयोगकर्ताओं की शिकायतों, भारतीय कानूनों या व्हाट्सएप के नियमों का उल्लंघन करने वाले खातों और गिरवान सप्लीमेंट कमेटी के निर्देशों के आधार पर आधारित थे। जनवरी से मार्च 2024 तक की मासिक रिपोर्टों में प्रतिबंधों में वृद्धि दिखाई दी, जिसमें जनवरी महीने में अकेले 6,72,800 थे, जिनमें शिकायतें आने से पहले ही सक्रिय रूप से हटा दिए गए थे। बिहार के गोपालगंज से निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा ने लोकसभा चुनाव के लिए गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि नेता जीतने के बाद जनता को मूर्ख बनाते हैं और गोपालगंज में विकास नहीं हुआ है। बैठा जनता को जागरूक करने और विकास की कमी को दर्शाने के लिए गधे पर आए थे और उन्होंने तीसरी बार लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाया है। वे चुनाव प्रचार भी गधे पर करने की बात कही। देवरिया लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह ने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने किया। राय ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन प्रदेश की सभी सीटों को जीतेगा और राहुल गांधी रायबरेली से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने चुनावी प्रक्रिया की तुलना शतरंज के खेल से की है, जिसमें अभी कई रणनीति चालें चली जानी है। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव न लड़ने के निर्णय का बचाव किया, यह कहते हुए कि वह उपचुनाव के माध्यम से संसद में प्रवेश कर सकती है और वर्तमान में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने पर केंद्रित है। रमेश ने यह भी बताया कि राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा गहन विचार विमर्श के बाद लिया गया था। बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि इस निर्णय से भाजपा और उसके अनुयायी भ्रमित और परेशान हैं, जिससे इस कदम की रणनीति प्रकृति के बल पर दिया गया है। देखिए, मैं बहुत पहले से कहता हूं कि जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार, ये क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। दुनिया की पहली सरकार है बीजेपी यूपी की, जिसने अपराधियों से मुकदमा वापस लेने के लिए विधानसभा में बिल पास करके मुकदमे वापस लिए। हर सरकार अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मुकदमे पास करती है। ये मुकदमे वापस लेने के लिए जो है विधानसभा में बिल पास किए। और ये जो प्रकरण आप बता रहे हैं, देवरिया में एक माननीय बीजेपी के विधायक के भाई के द्वारा एक पूर्व फौजी की जमीन का प्रकरण है। अब जिला प्रशासन से मांग करते हैं तत्काल इस पर प्रशासन अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर करे और क्लियरिफिकेशन दे कि क्या मामला है, क्यों है, कैसे है। अगर इसमें जरा से अभी लिप्तता पाई जाएगी तो इसको उस फौजी के साथ हम सारे हिंदुस्तानी खड़े मिलेंगे। जी, अब यह सरकार बात करती है 400 पार, इस पर क्या कहेंगे आप? 400 हार है,
इस बार वो 400 हारने जा रहे हैं। 543 लोकसभा सीटों में 400 हारने जा रहे हैं। 125 सीट ही जीत पाएंगे वो इस बार। ये गुंडा मुक्त सरकार है? कहाँ से है? सबको गुंडा मुक्त कहिए, भ्रष्टाचार मुक्त कहिए, अपने दल में शामिल कर लो, बात खत्म। जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उनको अपने पार्टी में शामिल कर दिया, क्लीन हो गए। जिनको अपराधी बताते थे उनको अपने पार्टी में शामिल कर दिया, वो शरीफ हो गए। जनता को तो खासतौर से देवरिया की जनता को तो बीजेपी ने कुछ दिया नहीं, सिर्फ झूठ और फरेब की बात की। वो 3 चीने मिले जिसको चलाने की बात प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री वादा करके गए थे, कई बार बोले भी। तो 3 चीने मिले देवरिया की क्यों नहीं चली? वो रिंग रोड बाईपास कहाँ जिसका शिलान्यास बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने किया? वो ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, अंडरपास वो कहाँ है? वो रोजगार के लिए जो इंडस्ट्री लगाने की बात की है तो वो कहाँ है? झूठ बोलना, उनका सर्वभाग दिखाना। इन लोगों ने देवरिया का बहुत नुकसान किया। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या करेंगे? हमारी सरकार आएगी तो देश का विकास करेंगे, देवरिया का विकास करेंगे। देवरिया का सर्वांगीण विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए 200 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और भारत के 150 सदस्यीय समूह ने अयोध्या में धार्मिक यात्रा शुरू की। वे रामलला को प्रणाम करेंगे और विभिन्न आध्यात्मिक क्रियाओं में भाग लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के राय के एक विशेष कार्यक्रम में उनका स्वागत करेंगे और जितने भी धार्मिक स्थल है वहां उनके सब कुछ इंतजाम किए हुए हैं। सिंधी धाम आश्रम में एक समारोह में उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। रायपुर के डॉक्टर युधिष्ठिर लाल इस समूह के साथ जो अयोध्या के बाद लखनऊ फिर रायपुर की यात्रा करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिन शर्मा और शुभम गुज्जर को जमानत दे दी है, जिन पर 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान असुद्दीन ओवैसी की कार की गोली चलाने का आरोप था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि उनके नाम प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट में नहीं थे और उन्हें अपराध से जोड़ा गया था। जब जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की, अदालत ने उनके खिलाफ सबूतों को कमजोर पाया, ये देखते हुए कि उनकी पहचान वास्तविक फोटोग्राफ्स के साथ पुष्टि नहीं की गई थी और न ही पीड़ित और उसके साथी आरोपियों को जानते थे। ओवैसी के वकील द्वारा एक आरोपी मीडिया साक्षात्कार में अपराध बोध की कमी का उल्लेख करने वाले आवेदन के बावजूद अदालत ने इसे सीधा खतरा नहीं माना। मेमोग्राम, जो कि स्तन की एक्सरे की तस्वीरें होती हैं, स्तन कैंसर के प्रारंभिक संकेतों को पहचानने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कुछ महिलाओं को यह प्रक्रिया असहज या दर्दनाक लग सकती है, परंतु यह एक त्वरित प्रक्रिया है। इस महत्वपूर्ण परीक्षण के परिणाम सामान्य कुछ हफ्तों में आ सकते हैं, जो स्वास्थ्य सुविधा पर निर्भर करता है। यदि कोई चिंताजनक बात होती है तो सुविधा आपसे जल्दी संपर्क करेगी। मैमोग्राफी कम ऊर्जा वाली एक्सरे का उपयोग करके स्तनों की जांच करती है और इसका उद्देश्य कैंसर का शुरुआती चरण में पता लगाना होता है। यह 2D या 3D हो सकता है और अक्सर उच्च जोखिम वाली मरीजों में गांठों में या लक्षणों का आगे मूल्यांकन करने के लिए या ज्ञात स्तन कैंसर मामलों में सर्जरी की योजना बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड, डैक्टोग्राफी, प्रोजेटोन, उत्सर्जन, मैमोग्राफी और MRI द्वारा सूचक किया जाता है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को बाहरी कहा है। उन्होंने अपने पिता के लिए हरियाणा के लिए किए गए त्याग और विकास कार्यों की प्रशंसा की। आरती ने महिलाओं और युवाओं से अधिक मतदान करने की अपील की है और कहा है कि हर एक वोट महत्वपूर्ण है। म्यांमार के माडले में अप्रैल माह में भीषण गर्मी के कारण 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मणिशाला बचाओ संगठन के अधिकारी ने सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि मृतकों में 30 लोग पहले से गंभीर बीमार थे और उनकी उम्र 50 से 90 वर्ष के बीच थी। अप्रैल में हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ी और मार्च में 8 मामलों से बढ़कर अप्रैल में 50 से ज़्यादा हो गई। 28 अप्रैल को माडले में 77 सालों में सबसे अधिक गर्म दर्ज किया गया, जहां तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
स्कूल व बच्चे मतदान में भागीदारी बनकर जीत सकते हैं इनाम। खबर चरखी दादरी से। बच्चों को अपने परिजनों की सेल्फी करनी होगी अपलोड। हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को अभियान में शामिल करके उन्हें नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को अपने अभिभावकों को मतदान करने के लिए प्रेरित करके मतदान के दिन वोट करने के बाद परिवार के मतदाताओं की उंगली पर लगी नीली स्याही के साथ सेल्फी अपलोड करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई नई पहल के तहत जिला स्तर पर ड्रॉ के माध्यम से प्रथम द्वितीय तृतीय विजेताओं को 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और 2,500 रुपये के नगद इनाम दिए जाएंगे। इस पहल के तहत जिले के जिस स्कूल के विद्यार्थी सबसे अधिक सेल्फी अपलोड करेंगे उस स्कूल को भी 25,000 रुपये का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए बच्चों को अपने अभिभावकों को मतदान के लिए प्रेरित करना होगा और उनके वोट डालने के बाद नीली स्याही वाली सेल्फी अपलोड करनी होगी। उन्होंने बताया कि सेल्फी अपलोड करने के लिए CEIO haryana.gov.in पोर्टल पर एक लिंक विकसित किया गया है, जो कि मतदान के दिन यानी 25 मई को खुलेगा। प्रातः 7 बजे से मतदान के साथ ही सेल्फी अपलोड का लिंक स्कूली बच्चों के लिए खुल जाएगा और रात्रि 8 बजे तक सेल्फी अपलोड की जा सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य न केवल इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, बल्कि स्कूली बच्चे जो भावी मतदाता बनेंगे उन्हें अभी से मतदान के अधिकारों के प्रति जागरूक व सजग करना है। चुनाव ड्यूटी पर मृत्यु होने पर मिलेगी एक्स ग्रेशिया के तहत सहायता। चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग सुरक्षा कर्मियों के परिवारजन को एक्स ग्रेशिया के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाओं या गोलीबारी इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाने पर परिवारजन को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर परिजनों को एक्स ग्रेशिया के तहत सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ड्यूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपए, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी को स्थायी दिव्यांगता होने पर परिवारजन को 15 लाख रुपए तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता परिवारजनों को दी जाएगी। चुनाव ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली यह एक्स ग्रेशिया राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने की अनुकंपा राशि अतिरिक्त होगी। उन्होंने बताया कि अनुकंपा प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की होगी और कर्मचारी की मृत्यु, दिव्यांगता इत्यादि होने की घटना की तिथि से 10 दिन के अंदर अंदर आरंभ करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 1 माह के भीतर संबंधित मामले का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान ने पकड़ी तेजी। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिले में स्वीप टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी अपने लोक कलाकारों व प्रचार सामग्री से मतदान की अलख जगा रहे हैं। DIPRO संदीप हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि दादरी व बारडा विधानसभा क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर के मार्गदर्शन व निर्देशों पर मतदाता जागरूकता अभियान जारी है। स्वीप के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह अभियान की निगरानी करते हैं। जिले में स्वीप की टीमें लगातार गांव-गांव पहुंच रही हैं और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लोक कलाकार भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही विभाग की ओर से प्रचार सामग्री के द्वारा भी लोगों के बीच मतदान को लेकर अलख जगाई जा रही है। इन दिनों कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची है। प्रज्वल रवेना सेक्स स्कैंडल ने पूरे देश को हिला दिया है। प्रज्वल रवेना ने
पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं का यौन शोषण करते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना और उनके परिवार ने इन वीडियो को फेक बताते हुए परिवार की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया है। कर्नाटक सरकार ने SIT गठित कर दी है। प्रज्वल जर्मनी में है और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं और हासन लोकसभा से विधायक हैं। HD देवगौड़ा इसी इलाके के होलेनारपुरा में जन्मे, यहाँ पले बड़े और राजनीतिक का गढ़ बनाया। अब उनके गढ़ में लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। यहाँ के एक नागरिक ने बताया कि देवगौड़ा परिवार से यहाँ के लोग डरते हैं क्योंकि बीते 20 साल से उनका यहाँ होल्ड रहा है। वह कहते हैं कि लोग HD देवगौड़ा का सम्मान करते हैं लेकिन रेवन्ना परिवार से डरते हैं। बिना नहाए दलितों से मिलते हैं रेवन्ना। एक स्थानीय शख्स ने बताया कि ब्राह्मण वेद को मानते हैं, वह हर किसी को सम्मान समझते हैं, गले लगाते हैं, लेकिन यह देवगौड़ा परिवार ब्राह्मण से भी खुद को ऊपर समझते हैं। रेवन्ना और उनके परिवार की संस्कृति ही अलग तरह की है। अगर दलित समुदाय का कोई शख्स उनसे मिलना चाहता है तो उसे सुबह जल्दी जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बिना नहाए ही दलितों से मिलते हैं। किसी कारण से रेवन्ना के घर जाकर उनसे सुबह मिलता है। एक दूसरे स्थानीय शख्स ने बताया कि अगर सुबह उनके नहाने के बाद कोई दलित मिलने पहुंच गया तो वे नाराज हो जाते हैं। वह कहते हैं कि यह कोई समय है आने का, इस समय क्यों आए हो। वे अपने लोगों से हम लोगों को वहां से हटाने को कहते हैं। अगर कोई धोखे से उन्हें छू गया तो वह फिर से नहाते हैं। हालांकि ये लोग कहते हैं कि यह सिर्फ रेवन्ना परिवार के साथ है, देवगौड़ा ऐसे बिल्कुल नहीं है। वह हर किसी के साथ समान व्यवहार करते हैं। देवगौड़ा से खुश लेकिन रेवन्ना परिवार से नाराजगी। लोगों ने बताया कि जब रेवन्ना यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बने, विधायक और सांसद बनते गए, वैसे वैसे वह देवगौड़ा को हम लोगों से दूर ले गए। वह सिर्फ वो कॉलिंगा के लिए सोचते हैं, उनकी ही राजनीति करते हैं। कोई भी दलित उनके सामने बैठ नहीं सकता। दलितों के बीच होने पर सिर्फ रेवन्ना परिवार के लिए ही कुर्सी होती है, जबकि बाकी सबको खड़ा रहना पड़ता है। हर किसी पर रखता था गंदी नजर। एक शख्स अन्य शख्स ने बताया कि रेवन्ना के घर में काम करने वाली लड़कियां और महिलाएं घबराती थी। वह उन्हें नहाते समय बाथरूम में अपने साथ ले जाता था, बाथरूम में उनका यौन शोषण करता था। जब वह नहाने जाता था तो घर की काम करने वाली महिलाएं यहाँ वहाँ छिप जाती थी ताकि वह बच सकें। कोई महिला या लड़की रेवन्ना से कोई मदद की आस लेकर जाती थी तो वह उससे भी अपने जाल में फंसा लेता था। वह महिलाओं और लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाता था। रेवन्ना परिवार की हनक के चलते हर कोई डरता था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय नई खबरों के साथ। अब मुझे अपने भाई संजय रामफल को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।